हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आज आप सबके बीच में केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक नेमिंग या आईयूपीएसी नामकरण या कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के साथ हाजिर हूँ। आप लोगों ने आईयूपीएसी शब्द के बारे में सुना होगा और आप में से बहुत से लोग इसका फुल फॉर्म भी जानते होंगे। आईयूपीएसी का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाम से ही क्लियर है कि ये एक इंटरनेशनल यूनियन है। हर चीज का यूनियन होता है भाई, जैसे ऑटो चालक संघ है हमारे सामने, डॉक्टर्स का यूनियन है, टीचर्स का यूनियन है, वैसे ही ये क्या है? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन है। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का क्या मतलब है? जब आपने केमिस्ट्री की शुरुआत की होगी अपने लाइफ में पढ़ना, साइंस के एक ब्रांच के फॉर्म में, तो आपको ये जरूर बताया गया होगा कि केमिस्ट्री की दो ब्रांचेस हैं। केमिस्ट्री की टू मेन ब्रांचेस हैं। एक है प्योर केमिस्ट्री, फर्स्ट वन इज प्योर केमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज अप्लाइड केमिस्ट्री। सेकेंड वन इज अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री यानी कि शुद्ध रसायन, अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि अनुप्रयुक्त रसायन भी बोलते हैं आप इसको। प्योर केमिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा, इसकी 3 सब ब्रांचेस हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड आपने अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन या इंग्लिश में आप इसको बोलते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड वन इज प्योर केमिस्ट्री में जो तीसरा भाग है वो है भौतिक रसायन बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री का क्या मतलब है? जिसमें केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा रहेगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री को इसमें हमने किसी अन्य विषयों में इसको अप्लाई नहीं किया, तब तक ये शुद्ध रसायन है। जैसे आप किसी कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन कर रहे हो जिसमें कार्बन है, कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया और उसको आपने केमिस्ट्री तक सीमित रखा तो वो शुद्ध रसायन का हिस्सा माना जाएगा। अब उसी कार्बनिक पदार्थ, जैसे मान लो आपने एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, आपने एथिल एल्कोहल के गुणों को पढ़ा, आपने उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कंपोजिशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस की उसकी, तो वो अभी आपका सिर्फ शुद्ध रसायन का हिस्सा माना जाएगा। जब आपने एथेनॉल के बारे में पढ़ा और उसको औद्योगिक स्तर पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे उत्पादित किया तो वो अब शुद्ध रसायन का हिस्सा नहीं रह गया, अब वो अनुप्रयुक्त हो गया, अब वो अप्लाइड केमिस्ट्री का हिस्सा हो गया। तो यहीं से आप ये समझ सकते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है। अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है कि जब हम शुद्ध रसायन को पढ़ते हैं और उसको कहीं दूसरे विधा में, दूसरे क्षेत्र में ले जाके, दूसरी किसी फील्ड में ले जाके अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड केमिस्ट्री का हिस्सा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने साबुन बनाने की विधि को, साबुन बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हमने पढ़ा और फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाके उसको, उसके प्रोडक्शन को किया, तो वो अप्लाइड केमिस्ट्री का हिस्सा हो गया। या जैसे आप कोई आदमी बीमार पड़ा, हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर कुछ दवाइयां हमें लिखते हैं। दवाइयां जब लिखा उन्होंने तो वो बायोलॉजी, जब तक उन्होंने डायग्नोस किया हमारे बॉडी में क्या एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन जो दवाइयां उन्होंने लिखा, उन दवाइयों को आज से मान लो 500 साल पहले किसी की तबीयत खराब होती होगी, मान लो किसी के सर में दर्द हो रहा है, तो उसको उठा के कम्बिफ्राम नहीं दे देते रहे होंगे, उसमें कुछ आयुर्वेदिक उपचार, कुछ घरेलू उपचार चल रहे हैं, है ना। लेकिन आज क्या है? अंग्रेजी दवाइयां, आपके पास एलोपैथ की दवाइयां, तो एलोपैथ की दवाइयां क्या है? उनका कुछ ना कुछ केमिकल फार्मूला है। तो ये केमिस्ट्री वाले ने बताया कि भाई ये चीज सॉल्ट है, इनको मिलाओ, कम्बिफ्राम बनेगा और ये दर्द में फायदा देगा, दर्द में राहत देगा। तो ये चीज क्या है? अब ये चीज जब आपने एक दवा बनाई, एक केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल किया और उसको ले जाके आपने मेडिकल साइंस में यूज किया, तो अब ये प्योर केमिस्ट्री नहीं रह गई, अब ये क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री का हिस्सा हो गया। तो ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे 3 ब्रांचेज देखें,
कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। ऐसे ही अप्लाइड केमिस्ट्री में भी कुछ ब्रांचेज हैं। जैसे फर्स्ट आपने अभी बात की औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन इंग्लिश में आप बोलते हो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैव रसायन, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री सिंपली। तीसरा ऐसे ही वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नाम भले इसी रूप में ना सुना हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में आप जरूर जानते होंगे थोड़ी बहुत चीजें। जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या मतलब है? एनालिसिस करना, किसी एक चीज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना एनालिसिस कही जाती है। और कई छोटी छोटी चीजों को मिला करके एक बड़ी चीज बनाना सिंथेसिस कही जाती है। तो हमने कहां पे वैश्लेषिक रसायन देखा? जैसे कोई बीमारी हुई, अभी हमने बात की, तो डॉक्टर डायग्नोसिस लिखता है, पैथोलॉजी में ब्लड जाता हमारा, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है या प्रोटीन ज्यादा है या शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, किस चीज की कमी है, कौन सी चीज ज्यादा हो गया, यूरिया ज्यादा हो गया है। तो ये चीज क्या है? ये बात कौन हमें बताएगा? केमिस्ट्री वाला। ब्लड का सैंपल मिला और उसको उसकी जांच कर रहा है, उसकी एनालिसिस कर रहा है और बता रहा है कि फला आयन या एक गिवन आयन कम है या ज्यादा है। ये चीज एनालिटिकल। ऐसे ही सॉइल टेस्ट होते हैं, आपने सॉइल टेस्ट के बारे में सुना होगा कि हम क्या करते हैं, यूरिया छीट दिया खेतों में, यूरिया छीट दिया तो कब आप यूरिया का यूज करना, हमको नाइट्रोजन जब कम हो। तो अगर आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं या अगर हमें एक हाईटेक एग्री फार्मा करना है, तो फिर क्या है, वहां पे हमें एक जरूरत होती है कि हम जान लें कि कौन सा एलिमेंट कम अमाउंट में है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा सफिशिएंटली प्रेजेंट है, मतलब जिसकी हमें नीड हो वो हम एलिमेंट हम प्रोवाइड करें खेत में। तो इसके लिए तो पहले हमें जानना होगा ना कि कौन सा एलिमेंट सफिशिएंटली प्रेजेंट है, किसकी डिफिशियंसी है। तो इसके लिए सॉइल टेस्ट के लिए जब भेजी जाती है तो एक केमिस्ट्री वाला ही एक पर्सन एनालिसिस करके बताता है कि किसकी कमी है, किसकी अधिकता है। तो ये किसका हिस्सा होता है बेटा? एनालिटिकल केमिस्ट्री का हिस्सा होता है। अब चूंकि हम केमिस्ट्री का यूज एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो ये हुआ कि नहीं हुआ अप्लाइड केमिस्ट्री का हिस्सा। ऐसे ही हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री या आप इसको पर्यावरणीय रसायन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से जानते हो, ये क्या चीज है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है कि अब भाई जैसे जैसे हमारी दुनिया ग्रोथ कर रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगती गई और भी हमने तमाम लग्जरीज के रिसोर्सेज अपनाए, व्हीकल्स हैं हमारे पास, तो उनमें उनके जरिए प्रदूषण के एक से एक रूप दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, पॉल्यूशन के टाइप सामने आ रहे हैं, जिसके पीछे केमिस्ट्री ही वजह है। जैसे हम एसी चला रहे हैं, उसमें से कूलेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लेट कर रहे हैं, जाकर के ओजोन लेयर का क्षरण कर रहे हैं। तो अब केमिस्ट्री ही हल देगा कि आप अब एसी में सीएफसी की बजाय कौन से ऐसी चीजों का इस्तेमाल करिए कि उससे ओजोन लेयर डिप्लेशन ना हो। तो जब केमिस्ट्री की मदद से आप पर्यावरण को हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है, वो होता है बेटा हरित रसायन। उसका नाम होता है हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक वाला हिस्सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, इसमें आप कार्बन जो एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, जो 6th एलिमेंट है, 6वां एलिमेंट है, इसके बारे में आप स्टडी करते हो। बेसिकली इसके कोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनको हम कार्बनिक रसायन में डिस्कस करते हैं। अकार्बनिक रसायन में जो एलिमेंट्स बच गए, मतलब इसमें आप ले गए कार्बन को और इसमें आप बाकी के 117 एलिमेंट्स को स्टडी करने वाले हो। 117 तत्व जो बच गए वो अकार्बनिक रसायन में चले आए। अब बात बचती है तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक रसायन में हम क्या पढ़ते हैं। तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो या अकार्बनिक पदार्थ हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, उनकी रेट क्या है, उनको अफेक्ट करने वाले जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जो भी ताप दाब जो कारक हैं वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं, या मैटर की फिजिकल स्टेट क्या है, इन सारी बातों को हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब बात ये आती है बेटा, यहां से देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से सामने आप देख पा रहे होगे कि एक अकेले कार्बन के लिए एक
पूरी ब्रांच दी गई है कार्बनिक रसायन, और बाकी 117 एलिमेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच दी गई अकार्बनिक रसायन। तो ऐसा क्या खास है कार्बन में या इसके सब्सटेंसेस में, कंपाउंड्स में, कि इसके लिए आपको एक पूरी ब्रांच देनी पड़ी। तो यहां आपने पढ़ा होगा कार्बन के बारे में कि इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन होती है या श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण मतलब क्या? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या है भाई? कि कार्बन एटम्स की एक खासियत ये होती है कि ये अपने ही एटम से कंबाइन हो करके एक लंबी से लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। और ऐसा कब हो पाएगा? मान लो जुड़ना है, हमें ह्यूमन चेन बनानी है, तो दो लोग हाथ मिला करके खड़े हैं, तो कब ऐसे लंबी से लंबी चेन कब बन पाएगी? जब दोनों लोग आपस में बड़ी मजबूती से जोड़े हों अपने हाथ को। मतलब यह है कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल है जब कोई दो एलिमेंट आपस में बड़े मजबूती से बंध रहे हों। तो कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड्स बनते हैं बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? बंधन ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इनको तोड़ने के लिए हमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इस वजह से कार्बन हजारों एटम्स की एक लंबी से लंबी चेन, हजारों लाखों तक भी पहुंच जाता है। जो प्रोटीन हार्मोन्स मॉलिक्यूल हैं, इसमें हजारों के नंबर में कार्बन एटम्स कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे से और लंबी से लंबी चेन बना सकते हैं। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं या कार्बनिक यौगिक जो हैं, इनकी संख्या जो है बेटा अकार्बनिक पदार्थों से कहीं बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कार्बन आपस में जुड़ के लंबी से लंबी चेन बनाते हैं। जो इनकी संख्या है कार्बनिक पदार्थों की, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमको एक अकेली ब्रांच देनी पड़ी कार्बनिक रसायन। तो ये आपने समझा कि प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है और आईयूपीएसी क्या है। तो प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए जो इंटरनेशनल यूनियन है, जो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या यूं कह लीजिए पूरी केमिस्ट्री के लिए जो भी नई चीजें होती है, मान लो कोई कंपाउंड खोजा गया तो उसको कहां पे आप पेटेंट कराने वाले हैं? आईयूपीएसी में पेटेंट मिलता है, फाइनल पेटेंट। जो भी ट्रायल्स हैं केमिस्ट्री को लेके, दिन ब दिन जो नए ट्रायल्स हैं, जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं किस लेवल पे किए जाते हैं? आईयूपीएसी के लेवल पे किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नेमिंग, या यूं कह लीजिए आईयूपीएसी नामकरण, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जो किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी कि या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आज हम कार्बनिक रसायन का नामकरण समझने वाले हैं बच्चों। अब बात यह आती है कि ये आईयूपीएसी नामकरण क्या है। तो आईयूपीएसी नामकरण का मतलब यह है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल नेम्स देना, कंपाउंड्स के इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल नेम्स देने। जो जैसे मान लीजिए हम रोटी खाते हैं, इसको कहीं ब्रेड बोला जाता है, कहीं चपाती बोला जाता है, तो एक ऐसा हमें नाम देना होगा जो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई किया जा सकता हो। जैसे C2H5OH है, C2H5OH को हम सिंपली एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। इसकी कुछ परसेंट कंटेनिंग सब्सटेंसेस को आप वाइन, शराब, इन सब नामों से जानते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो ऑथेंटिक नेम है इसका, उसको या यूं कहिए आईयूपीएसी नेम, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। या आपने जैसे CH4 सुना, CH4 क्या है बेटा? आपने जरूर सुना होगा इसका नाम। CH4 क्या है? ये मेथेन है, ये इसका ऑथेंटिक नेम है। बट आपने इसको मार्स गैस नेम भी सुना होगा। तो हमें ये जो इनके ऑथेंटिक नेम्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, उसको हमें जानना है कि कैसे हम एक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो इसको शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपाउंड्स का नेम लिखने से पहले हम किसी एक पर्सन का नेम देखें और उसके बारे में जानें। जैसे मेरा नाम अनुराग उपाध्याय,
है ना। आप लोग अपना अपना नाम सोच लीजिए और लिखिए। जैसे मान लिया अनुराग उपाध्याय हो गया, ऐसे ही मान लिया शनि गुप्ता हो गया, है ना, अरमान अंसारी हो गया, ऐसे तमाम नाम आप सोचते चले जाइए। अब इसमें देखिए क्या है कि अनुराग उपाध्याय, अब ये जो उपाध्याय, अब मान लीजिए आप मेरे दरवाजे पे आइए और बोलिए कि उपाध्याय जी बाहर आइए, तो उपाध्याय जी का मतलब ये हुआ कि अब कोई आ सकता है परिवार में से बाहर, हम आ सकते हैं, भैया आ सकते हैं, चाचा जी आ सकते हैं, कोई आ सकता है ना। मतलब ये जो उपाध्याय टर्म आप देख रहे हैं, ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि ये कहाँ से आई हुई चीज है, फैमिली से आई हुई चीज है, ये मेरे परिवार की चीज है ना। सनी गुप्ता, गुप्ता जी, तो भाई जरूरी नहीं कि सनी ही निकले, गुप्ता जी में से कोई आ सकता है बाहर। तो ये जो नाम के आप बाद वाले हिस्से को देख रहे हो, ये किससे आ रहा है, फैमिली से आ रहा है। और वहीं ये अनुराग, अब घर के सामने आए कोई, भाई अनुराग बाहर आओ, तो अनुराग मतलब सिर्फ मुझे पुकारा जा रहा है ना, ये मेरे लिए इंडिविजुअल से रिलेटेड हो गया, अनुराग, सनी, अरमान, है ना। तो ये जो चीज है बेटा, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, नाम का पहला हिस्सा इंडिविजुअल से है ना। जैसे आपने लिखा मेथेन, तो इसमें आप देख रहे हो दो हिस्से हैं, ये जो मेथ है ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है, और ये क्या है, ये परिवार की प्रॉपर्टी है, फैमिली की प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो पहला हिस्सा है इसको नाम देते हैं बच्चों पूर्व लग्न, या इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, पहले फिक्स किया गया है, नाम के शुरुआती हिस्से में है। जैसे ये अनुराग प्रीफिक्स है, और ये जो उपाध्याय लिखा गया है ये सफिक्स है। इसको आप क्या बोलते हो, सफिक्स या अनुलग्न बोलते हैं हम इसको। नाम के दो हिस्से, जो नाम का पहला हिस्सा है वो पूर्वलग्न, और जो नाम का बाद वाला हिस्सा है उसको अनुलग्न बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी होगी वो आप पूर्वलग्न सीखेंगे, और क्या सीखेंगे, अनुलग्न सीखेंगे। उसके बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि नाम में दो ही हिस्से हैं, अनुराग उपाध्याय ही हो, ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे कम से कम। इसके बाद भी नाम में और तमाम हिस्से आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम नितेश श्रीवास्तव, अब इनके नाम में ये दो हिस्से तो रहने ही हैं, लेकिन और भी चीजें, जैसे ये इनका नाम कुंवर नितेश चंद्र श्रीवास्तव, ये दो चीजें, तो ये तो प्रीफिक्स था, मेन प्रीफिक्स, और ये क्या था, मेन सफिक्स था। लेकिन कुछ चीजें और जनरल ग्रुप वगैरह बढ़ जाती हैं, जिनके बारे में आप आगे जानेंगे। जैसे इस नाम में आप नहीं देख पा रहे होंगे, पूर्वलग्न और अनुलग्न ही है। एक क्लोरीन जुड़ गया तो आप उसका नाम लिखते हैं क्लोरोमेथेन, तो एक जनरल ग्रुप, जैसे एक कुंवर बढ़ गया। अब ये मान लीजिए इंजीनियर हो गए, तो ये एक और जुड़ गया, इंजीनियर कुंवर नितेश चंद्र श्रीवास्तव। तो इन मेन प्रीफिक्स और मेन सफिक्स के अलावे तमाम जनरल ग्रुप्स वगैरह जब जुड़ते जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग और चीजें बढ़ती जाती हैं। लेकिन कम से कम आपको एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स मिलेंगे जिनकी जानकारी हमको लेनी होगी। जैसे आपने ये जो पूर्वलग्न देखा और अनुलग्न देखा, आपने देखा कि पूर्वलग्न एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, और अनुलग्न जो है वो फैमिली से आ रही है। तो वैसे ही बेटा ये जो प्रीफिक्स है जो हमने मेथ लिखा, इसका फार्मूला क्या है, CH4 है। तो ये सिंगल कार्बन देख करके मेथ लिखा गया है। मतलब पूर्वलग्न का जो निर्धारण है ये किसके आधार पर किया जाता है, एट द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। और ये जो अनुलग्न है ये परिवार के आधार पर, कि भाई एल्कोहल है तो ऑल लिख देंगे, एल्केन है तो ANE, एल्कीन है तो ENE लास्ट में जुड़ा हुआ मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो आप पाओगे कि इसमें लास्ट में ओइक एसिड जुड़ा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो हिस्सा है, बाद वाला हिस्सा परिवार से आने वाला है,
शुरुआती हिस्सा ये इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होगी, उस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं ये देख करके आप प्रीफिक्स को डिटरमाइन करते हो। तो हम आते हैं, सबसे पहले पूर्व लग्नों की जानकारी लेंगे बेटा, फिर अनुलग्नों की जब जानकारी हम लेना शुरू करेंगे तो आपको लगभग 15 ग्रुप्स पढ़ने होंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ऐसे ही तमाम नाइट्राइल, सल्फोनिक एसिड्स, ईथर, एस्टर, कीटोन्स, बहुत से ग्रुप्स हैं। लेकिन इनमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम पूर्व लग्नों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे क्या क्या लिखा जाता है वो सीखेंगे। और फिर जब हम अनुलग्न पढ़ने चलेंगे तो हम पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन या जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं उनको समझेंगे और उसके बाद हम फिर बाकी के ग्रुप्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे एक कंपाउंड के पूर्वलग्न का निर्धारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये चीज हम लोग सीख लें। तो जैसा कि हमने बात किया कि कंपाउंड का प्रीफिक्स जो है, पूर्वलग्न जो है, उसको कार्बन परमाणुओं के संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो अगर कंपाउंड में एक कार्बन है तो इसको नाम दिया जाता है बच्चों मेथ। 2 कार्बन रहेगा तो आप लिखेंगे एथ। ये गौर करिएगा कि जो सबस्क्रिप्ट आप लगा रहे हैं, जो 1 2 लिख रहे हैं, ये छोटा लिखिएगा कार्बन के रिस्पेक्ट में। ये नहीं कि जितना बड़ा कार्बन है उतना ही बड़ा 1 आप लिख दें, है ना। ये आदमी है तो ये जूता है, छोटा ही रहे वो, ठीक है। C3 प्रो, C4 ब्यूट, बट लिखा जाता है बट रीड एज ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। ये 10 तक तो आपने अमूमन देखा ही होगा, 10th के स्टूडेंट ही इसको देख लेते हैं, है ना। इसके आगे भी ये नंबर ऐसा नहीं कि 10 तक है, हमें जरूरत 10 तक होती है इसलिए हम 10 तक पढ़ के छोड़ देते हैं, बट इसको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे C11 को बोलते हैं अनडेक, C12 को बोलते हो ड्यूडेक, C13 को बोलते हो आप ट्राइडेक, C14 को बोलते हो आप टेट्राडेक, C15 पेंटाडेक, C16 हेक्साडेक, C17 हेप्टाडेक, C18 ऑक्टाडेक, C19 नॉनाडेक, C20 डेगाडेक नहीं, आइकॉस, इसका क्या होता है आइकॉस। ऐसे ही C21 तो अनडेक आइकॉस, ड्यूडेक आइकॉस, ट्राइडेक आइकॉस, टेट्राडेक ऐसे चलता है। फिर C30 हो जाता है ट्राइकांट। तो ये बहरहाल अभी इसके आगे जानने की जरूरत नहीं है, पड़ेगी तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, है ना। ट्राइकांट, टेट्राकांट, C40 हुआ टेट्राकांट हो गया। C42 लिखना है तो ड्यूडेक टेट्राकांट ऐसे चलता है। तो ये क्या थे बेटा, ये मेन प्रीफिक्स थे। ये कुछ पूर्वलग्न हमने लिख लिए। पूर्वलग्न जहां आपको मान लो कहीं दिखा किसी कंपाउंड में C8 दिखा तो आप पहले नाम का पहला हिस्सा क्या लिख लेंगे, ऑक्ट लिख लेंगे। C15 दिखा पेंटाडेक लिख लेंगे। तो ये पहली चीज हमने पूर्वलग्न समझ लिया, जो बेहद आसान था। जो बड़ा काम है वो ये है कि आप सफिक्स कैसे समझते हैं। सफिक्स को समझना सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने सफिक्स कायदे से समझ लिया तो आप जो सिंपल नेम्स हैं वो तो समझ ही लेंगे, बना ही लेंगे सिंपल नेम्स को। उसके बाद हमें कुछ जनरल ग्रुप्स और कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाले रूल समझने होंगे। तो और बड़े बड़े या कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, उनका भी नाम आप लिख ले जाओगे। तो एक ओवरव्यू है, C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 ड्यूडेक, C13 ट्राइडेक, C14 टेट्राडेक, C15 पेंटाडेक, C16 हेक्साडेक, C17 हेप्टाडेक, C18 ऑक्टाडेक, C19 नॉनाडेक एंड C20 आइकॉस। ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद बात आती है कि हम बढ़ते हैं सफिक्स की तरफ। अनुलग्न समझना हमको। तो हमने बात किया कि अनुलग्न हम जो है
फैमिली वाइज पढ़ने वाले हैं कि एल्कोहल के लिए क्या अनुलंग लगाना होगा, एल्डिहाइड के लिए क्या अनुलंग लगाना होगा। टोटल 15 के अबाउट ग्रुप्स हैं। तो हमने बात की कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनको एक साथ हम पढ़ने वाले हैं, जिनको हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं हम। हाइड्रोकार्बन इसलिए नाम दिया जाता है बेटा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो नो डाउट भाई, अगर मान लो किसी का फार्मूला CXHY आ रहा है तो इनका नाम क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रो और कार्बन की वजह से कार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 हैं, बट इनको आप मेनली 2 ग्रुप्स में सब डिवाइड करते हो। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है बेटा, इसका ये मतलब है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा वैलेंसी होती है। ये 109 डिग्री 28 मिनट वाला आपने पढ़ा होगा ये चीज, 9 डिग्री 28 मिनट। भाई आया ये कहां से? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, 2 4। इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या फिर 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो अगर इसको 4 सिंगल बॉन्ड 4 डायरेक्शन से मिल रहे हैं तो ये सैचुरेटेड माना जाएगा। कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो एक आदमी है जो 4 अलग अलग टाइम पे एक एक रोटियां खाता है और वो सैचुरेट होता है, उसका पेट भरता है एक एक रोटी खाने पर। आपने क्या किया कि एक दिन उसको एक बार 7 बजे एक रोटी दिया, फिर 11 बजे दोपहर को एक रोटी दिया, फिर 4 बजे शाम को एक रोटी दिया, फिर 8 बजे रात को, तो उसका पेट भरा हुआ महसूस होगा। एक दिन आपने क्या किया, 7 बजे तो उसको रोटी दी है, लेकिन 11 बजे ना दे करके 3 बजे फिर उसको आपने 2 रोटियां दिया, और फिर रात को आपने एक रोटी दी। फिर अगले दिन आपने क्या किया कि एक दिन एक टाइम आपने 7 बजे उसको एक रोटी दी, फिर 11 बजे और फिर 3 या 4 बजे दोनों टाइम पे उसको भूखा रखा, और फिर रात को आपने इकट्ठे 3 रोटी दे दिया। तो उसको मिलने को तो टोटल 4 रोटियां मिल रही हैं, लेकिन सिर्फ पहले कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो किसी एक टाइम या 2 टाइम अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब यह है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये मतलब है कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा हो, तो ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखने वाले होंगे। तो नो डाउट अगर कार्बन कार्बन एटम आपस में ही बॉन्डिंग कर ले रहे हैं, अब जैसे यहां मान लो बनाए हो आप, तो यहां पे आप हाइड्रोजन देंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां पे आप क्या करने वाले हैं? 1 2 1 2, देखिए 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इसमें जहां पे 2 कार्बन एटम्स के रिस्पेक्ट में 6 हाइड्रोजन मिल रहे थे, अब यहां नंबर कम हो गया यहां काउंट करिए, 1 2 3 बॉन्ड्स कार्बन कार्बन ने आपस में ही बना लिया। अब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है? केवल एक सिंगल हाइड्रोजन देने की है एक कार्बन को, तो टोटल का हाइड्रोजन कितने हो? 1 और 2। यहां 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन के नंबर क्या होते गए? डिक्रीज होते गए। तो जब कार्बन के बॉन्ड्स आपस में बढ़ेंगे, 1 बॉन्ड की बजाय 2 बॉन्ड्स हो जाएंगे। मतलब सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हो, डबल में सिग्मा पाई, यहां पे सिंगल सिग्मा एंड डबल पाई, पाई बॉन्ड्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन का नंबर घटता जा रहा है, तो आप इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले थे इनको आप बोलते हो एल्केन। ये जो पहला क्लास है हाइड्रोकार्बन्स का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको आप एल्केन नाम देते हो। और अनसैचुरेटेड में जो आपने ये 2 क्लास बनाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाली, इसमें इनको नाम आपने दिया एल्कीन
और ये हैं एल्काइन, और इस एल्केन क्या है, सी, सिंगल बॉन्ड सी। यही इनका फंक्शनल ग्रुप है, पहचान है इनकी। किसी ग्रुप की पहचान होती है किसी फैमिली के लिए, क्रियात्मक समूह जिनको आप बोलते हो। तो यहां पे क्या है इनका फंक्शनल ग्रुप, यहां कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहां क्या है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहां पर क्या है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। और हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, सफिक्स समझने के लिए। तो सफिक्स क्या है बेटा, यहां पे जो सफिक्स है, इनका सफिक्स है ANE, ये जो नाम का लास्ट हिस्सा है, और इनका क्या है सफिक्स ENE, इनका क्या सफिक्स है आइन, YNE। अब बात आती है कि मान लीजिए स्ट्रक्चर बना हुआ हो, तब तो आप बता ले जाओगे भाई, जहां सिंगल बॉन्ड दिखेगा आप तुरंत बता देंगे कि एल्केन है, डबल बॉन्ड दिख गया तो एल्कीन बोल दिया आपने, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोल दिया। लेकिन सिर्फ अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हो जैसे C8H16, तो यहां तो आपको पता नहीं है कि ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर आप स्ट्रक्चर लिखो पहले। तो इसमें क्या है बेटा, इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला इनका होता है CnH2n+2, सामान्य सूत्र जिसको आप बोलते हो। मतलब जितने कार्बन हैं अगर उसके दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो एल्केन के कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n, मीन्स जितने कार्बन है उसके ठीक दोगुने, ठीक ट्वाइस हाइड्रोजन है, तो इनको आप एल्कीन का नाम देते हो। और जितने कार्बन हैं उसके दोगुने से दो कम जब हाइड्रोजन होते हैं, मीन्स CnH2n-2, तो वो एल्काइन हो जाते हैं। अब आप देख के बताओ कि ये एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। यहां 8 कार्बन, 8 2 जा 16, ठीक ट्वाइस वाला केस है। तो ट्वाइस वाला केस मतलब एल्कीन में आ गया ये। अब हमें नाम लिखना होगा इसका, तो C8, 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं ऑक्ट, और चूंकि ठीक ट्वाइस है तो ये एल्कीन है, एल्कीन के लास्ट हिस्से में हम क्या लगाते हैं इन लगाते हैं, तो ये हो गया ऑक्टीन। बस ऐसे आप नाम बनाते हो। अब इसमें हम होमोलोगस सीरीज, मतलब ये 1 2 3 पुट करते जाए इन फार्मूलों में, तो हमें एक सीरीज मिलेगी, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, है ना। तो उसको हम देखते हैं क्या मिलेगा। अब इस फार्मूले में आप n = 1 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, C1, 1 लिखते नहीं है, C1 1 × 2, 2 + 2 4, नेम क्या होगा, C1 मीन्स होता है मेथ, और ये एल्केन है तो लास्ट में हमने जोड़ दिया n, मेथेन। n = 2, तो C2, 2 2 जार 4 एंड +2 6, क्या हो गया, C2 मीन्स 8, आपने प्रीफिक्स 8 लिख लिया, और एल्केन के फार्मूले पर ये सेट हुआ है तो एथेन हो गया। n = से रखते जाइए, n = आपने से दैट 10 रखा, तो C10, 10 2 जार 20 एंड +2 22, C10H22, ये हो गया बेटा। 10 मीन्स डेक, डेक एंड एन, डेकेन, ऐसे लिखते जाते हैं। यहां क्या होगा बेटा, यहां हम लोग n = 1 रख के देखते हैं, तो आएगा फार्मूला C1H2, और कार्बन को बॉन्ड चाहिए होते हैं कितने, 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो यानी कि अभी कार्बन के 2 बॉन्ड से यहां पे खाली पड़े रह गए, यानी कोई कंपाउंड नहीं मिला, नो एनी करस्पॉन्डिंग कंपाउंड एट n = 1 फॉर एल्कीन्स। अब एल्कीन की यानी कि जो शुरुआत होगी, जो इसकी श्रेणी शुरू होगी, समझाती श्रेणी, वो n = 2 से शुरू होगी। तो रखते हैं n = 2, C2, 2 2 जार 4, C2H4, 2 कार्बन मीन्स हो गया बेटा 8, और चूंकि ये एल्कीन है इसलिए यहां पर एथीन, ENE आ गया। इसी का जो पॉलीमर होता है वो पॉलीथीन होता है, जनरल नेम इसका होता है एथाइलिन, है ना। n = 5 पुट करिए, C5H10, C5 पेंट इन। आप n = 16 पुट कर दीजिए, C16H32, C16 क्या था भाई, आपने अभी पीछे देखा हेक्साडेक, तो हो गया हेक्साडेक
एंड डबल इन, डबल वाला केस है ना यहाँ पे, तो एल्कीन हो गया, हेक्साडेकिन हो गया। ऐसे ही यहां पर अब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो आ गया CH0, मतलब ये हो गया केवल कार्बन हो गया भाई, यहां भी कोई कंपाउंड नहीं मिला, यानी कि आप n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो ये आ गया C2, 2 2 जार 4, 4 माइनस 2 2, हाइड्रोजन आ गया 2, C2H2, 2 कार्बन मीन्स एथ, और यहां सफिक्स हम क्या लगाने वाले हैं, YNE, आइन, एथाइन। ऐसे ही n इज इक्वल टू 6 पुट करिए, C6, 6 2 जा 12 एंड माइनस 2, C6H10, हेक्साइन, ये हो गया हेक्साइन। तो ऐसे ही आप और भी, जैसे आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि C10H18, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसका क्लास डिफाइन करेंगे कि ये फार्मूले को देख के आप ये डिटरमाइन करेंगे कि ये एल्केन है या फिर एल्कीन है या फिर ये एल्काइन है। तो C10, 10 2 जार 20, अब 20 से कम दिख रहा है ना 2, तो ये कहां आ गया, एल्काइन में आ गया, यानी कि किस क्लास का है, एल्काइन का है। अब एल्काइन में C10 मीन्स क्या, डेक, C10 आप बस पता लगा लो, जो आपने चार्ट अभी इसके पहले देखा प्रीफिक्स वाले में, तो ये हो गया डेकाइन। इस तरह से आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नेम को, यानी कि आप हाइड्रोकार्बन्स के नेम को आप खत्म कर लिए, इतने से आप हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कर ले जाएंगे। अब इसके बाद हम लोगों को एक जरूरी टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स है, मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नाइट्राइल्स, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, मतलब मोर सफिक्सेस पढ़ने से पहले हम लोग एक बात और समझ लें जिससे हम कंटिन्यू करेंगे, और वो है एल्किल फ्री रेडिकल। एक टर्म है बेटा, एल्किल फ्री रेडिकल। एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल मुक्त मूलक हिंदी में बोलते हैं। एल्किल मुक्त मूलक का यह मतलब होता है कि कोई भी आप एल्केन मॉलिक्यूल लो, कोई भी एल्केन आप लीजिए और उसमें से आप एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दीजिए। जैसे ये CH4 हमने लिया, CH4 का नाम क्या है बेटा, ये मेथेन है, इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को ऑक्यूपाई करके बैठा था, ये चला गया, तो आपको ये 3 हाइड्रोजन्स तो दिखेंगे, और क्या दिखेगा, और दिखेगा ये वैकेंट बॉन्ड, जो हाइड्रोजन जिस कुर्सी पे बैठा था वो कुर्सी खाली अब दिखेगी कि नहीं दिखेगी अगर हाइड्रोजन उठ के चला गया। तो ये था मेथेन और ये हो जाता है बेटा मेथिल, मतलब अगर इनका फार्मूला था CnH2n+2, तो इनका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2 था, अब ये हो जाएगा +1 और एक बॉन्ड खाली दिखेगा। ये बॉन्ड आप कार्बन से निकाल, ये नहीं कि यहां से हाइड्रोजन गया तो इधर से आप दिखा देंगे, है ना, तो ये हो गया मेथिल। ऐसे ही आप C2H6 से अगर एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो ये एथेन थे, ये एथेन मॉलिक्यूल है, इसमें से हाइड्रोजन जाएगा तो C2H5 एथिल, या आप इसको एथाइल भी पढ़ देते हो, है ना। ऐसे ही आगे आपको हम साइक्लिक नेमिंग सिखाएंगे, हम लोग सीखा जाएगा साइक्लिक नेमिंग। जैसे मान लो ये कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ H2 है, तो ये साइक्लोप्रोपेन बोला जाता है इसको बेटा। कैसे बोला जाता है अभी हम लोग आगे इसको सीखेंगे, थोड़ी और नेमिंग आप सीख जाएंगे तब। साइक्लोप्रोपेन, इसमें से अगर आप हाइड्रोजन निकाल लेते हो तो क्या होगा, C मान लो यहाँ H हो गया, बाकी दोनों पर से आपने हाइड्रोजन नहीं हटाया, हाइड्रोजन बचे हुए बाकी 2 कार्बन से, एक कार्बन, यहां भी बॉन्ड खाली दिखेगा, जैसे यहां से हाइड्रोजन गया तो ये साइक्लोप्रोपेन था, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपिल। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपिल। एन था, इल हो गया YL, AN ई हटाया YL लिख दिया आपने। या यूं समझो
ऐसे भी बनाया जा सकता था, एक ट्रिएंगुलर बस बनाया जाता है, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। साइक्लो मतलब साइक्लिक है। प्रोप क्यों लिखा बेटा? क्योंकि 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखा गया, साइक्लोप्रोपेन। इसमें से आपने हाइड्रोजन हटाया था तो आप ऐसे ट्रिएंगुलर था और किसी एक कॉर्नर से, किसी एक कार्बन से ऐसे बॉन्ड निकला हुआ है, यहां से नहीं, यहां से भी, यहां से, कहीं से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपिल। तो ये इतनी चीज थी। आज हमने आईयूपीएससी शुरू में हमने देखा कि केमिस्ट्री के ब्रांचेस कितने हैं, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्दर प्योर केमिस्ट्री को आपने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री में सब डिवाइड किया, और अप्लाइड केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस हमने देखी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और भी तमाम जो भी ग्रीन केमिस्ट्री वगैरह आपने देखा। फिर उसके बाद हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग की तरफ बढ़े। आईयूपीएससी नेमिंग में हमने देखा कि नाम के टू मेजर पार्ट मिलेंगे, दो बड़े पार्ट्स मिलते हैं। एक जिसको हम पूर्व लग्न या प्रीफिक्स कहते हैं, जिसको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट जो कार्बन के नंबर के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं, और दूसरा हिस्सा है सफिक्स। सफिक्स पढ़ने के लिए हमको तमाम ग्रुप्स पढ़ने थे, जिनमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आज खत्म किया है। हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में उनको इकट्ठा हमने पढ़ लिया, और फिर जब उनको पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने एक एडिशनल टॉपिक अभी खत्म किया, एल्किल मुक्त मूलक या एल्किल फ्री रेडिकल। इसकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है। जब आप जनरल ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे सफिक्स समझने के बाद, तब आप एल्किल मुक्त मूलकों के बारे में वहां पर थोड़ा पढ़ेंगे। जब किसी मेन चेन में से कोई ब्रांच निकलती है तो उसमें आप एल्किल मुक्त मूलक या तमाम कंपाउंड्स में आप, और इनको एक और चीज समझ लीजिए कि जो एल्किल मुक्त मूलक है इनको आप आर से दिखाते हो बेटा। जैसे ये एल्केन है तो ये आर के साथ एक एच लगा हुआ था, यही एच चला गया, अब ये आर बचे हुए हैं। आर मतलब ये CH3, C2H5, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम लोग जो बाकी के बचे हुए ग्रुप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक तरह से देखा जाए तो सिंपल नेमिंग खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।